दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं कहानियों के इस जहान में जो शुरू होती हैं जज्बातों के साथ। और आज की कहानी है शर्लॉक होम्स की मशहूर द एडवेंचर ऑफ द रेजिडेंट पेशेंट। तो आइए बिना किसी देरी के साथ कहानी को सुनते हैं, और कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कहानी आपको पूरी और टाइम पर मिल पाए। अब मैं कहानी डालने का थोड़ा सा फॉर्मेट अपना चेंज कर रहा हूं। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद अब लंबी कहानी की बजाय छोटे छोटे एपिसोड के रूप में कहानी अपलोड करूंगा, और कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी एपिसोड आपके सामने आए। और मैं जावेद अख्तर आज की कहानी शुरू करता हूं। अपने दोस्त शर्लॉक होम्स की दिमागी खासियत को जाहिर करने के इरादे से उनके बिखरे हुए किस्सों पर नजर डालते हुए मैं एक जगह अटक गया। मेरी कठिनाइयां उन एग्जाम्पल्स को चुनने को लेकर थीं जो हर तरह से मेरे सवालों का जवाब दे सकते थे। कुछ केसों में होम्स ने एनालिटिक रीजनिंग का इस्तेमाल किया था, जिन्होंने उनके जांच के खास तौर तरीकों को दिखाया था। उनके जुटाए गए फैक्ट्स अक्सर इतने महीन और आम होते थे कि उन्हें जनता के सामने रखने से पहले मैं उनका मतलब खुद नहीं तय कर सका। दूसरी तरफ जिन केसों के फैक्ट्स बताने वाले और खास होते थे, उनकी वो खोज करने बैठ जाते थे। लेकिन जिन मामलों में वजहों को तय करने का जिम्मा उन्होंने खुद लिया था, वो मेरे ख्याल से कम मशहूर थे। एक छोटा सा मामला जिसे मैंने अ स्टडी इन स्कारलेट में पब्लिश किया था, और दूसरा ग्लोरिया स्कॉट के नुकसान से जुड़ा था। वो सिसला और चैरिब्दीज के सबसे अच्छे एग्जाम्पल थे, जो इतिहासकार के लिए हमेशा चुनौती पेश करते रहे हैं। हो सकता है कि जिस केस को अब मैं लिखने जा रहा हूं, उसमें मेरे दोस्त ने जो भूमिका निभाई उसका सही एक्सप्लेनेशन ना हो पाया हो। फिर भी सिचुएशन की सारी कड़ियां इतनी खास हैं कि मैं उन्हें इस चेन में जोड़ने से इनकार नहीं कर सकता। अक्टूबर में एक दिन बरसात हो रही थी। हमारे पर्दे आधे गिरे हुए थे और मिस्टर शर्लॉक होम्स सोफे पर बैठे हुए सुबह की पोस्ट से आए एक लेटर को बार बार पढ़ रहे थे। जहां तक मेरी बात है, भारत में मेरी नौकरी ने मुझे सर्दी के मुकाबले गर्मी सहन करने का आदी बना दिया था। बेहिसाब गर्मी में भी मुझे कोई खास दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन लेटर खुशगवार नहीं था। संसद जाग चुकी थी, हर कोई शहर से बाहर जा चुका था, और मैं नए जंगल की जमीन और साउथ सी की बसजिरी पर दौड़ने के लिए ख्वाहिशमंद था। खाली बैंक खाते की वजह से मुझे अपनी छुट्टी टालनी पड़ी, और जहां तक मेरे साथी की बात है, उन्हें शहर या समुद्र के लिए जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें 50 लाख लोगों के बीच अपने तंतुओं को खींचते और झटकते हुए किसी अनसुलझे जुर्म की अफवाह या शक की गुत्थी सुलझाने में ज्यादा इंटरेस्ट था। उनकी अनेक खासियतों में नेचुरल ब्यूटी की कोई जगह नहीं थी। उनके बर्ताव में कोई बदलाव तभी आता था जब वो शहर के किसी बदमाश को पकड़कर उसकी सही जगह दिखा देते थे। ये देखकर कि होम्स लेटर पढ़ने में बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो मैंने अखबार को एक तरफ उछाल दिया और वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ने लगा। अचानक अपने साथी की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। आप सही हैं वॉटसन, उन्होंने कहा। किसी परेशानी को सुलझाने का ये बहुत बेहुदा तरीका लगता है। बहुत ही बेहुदा, मैंने कहा, और तभी मैंने महसूस किया कि किस तरह उन्होंने मेरे जहन को झकझोर दिया था। मैं कुर्सी पर बैठकर हैरान निगाहों से उन्हें देखने लगा। ये क्या है होम्स, मैंने पूछा। ये मेरे तसव्वुर से बाहर की कोई चीज है। मेरी बेचैनी पर वो दिल खोलकर हंसे। तुम याद करो, उन्होंने कहा, कुछ वक्त पहले मैंने तुम्हें किसी कवि की कविता का हिस्सा सुनाया था, जिसमें कोई तर्कशास्त्री अपने साथी के बिन कहे ख्यालों को पेश करता है। उस वक्त तुम उसे लेखक की बेमिसाल इमेजिनेशन पावर का नतीजा मानने को तैयार थे। मेरे ये कहने पर कि मेरी भी लगातार वैसा ही करने की आदत है, तो तुमने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया था। अरे नहीं, शायद ये बात तुम अपनी जबान से नहीं बल्कि अपनी भौं से जरूर कह रहे हो। इसलिए जब मैंने तुम्हें अखबार फेंक कर अपने विचारों की गंगा में गोते लगाते देखा, तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मुझे अखबार पढ़ने का मौका मिल गया था। इत्तेफाक से मुझे उसमें वो सबूत मिल गया जिसके लिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था। लेकिन अब भी मैं सहमत नहीं हूं।
जो एग्जाम्पल तुमने मुझे पढ़कर सुनाया था उसमें तर्कशास्त्री ने अपना नतीजा उस आदमी के कामों से निकाला था जिसकी उसने जांच की थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि पत्थरों के ढेर पर ठोकर खाकर गिरने के बाद उसने आसमान में तारों की तरफ देखा था। लेकिन तुम देखो कि मैं यहाँ अपनी कुर्सी पर बैठकर तुम्हें कैसे सुराग दे सकता था। तुम खुद एक नाइंसाफी कर रहे हो वॉटसन। आदमी की यह खासियत है कि वो अपने हाव भाव से अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकता है, और आपके हाव भाव तो आपके वफादार साथी हैं। क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम मेरे ख्यालों को मेरी हरकतों से पढ़ते हो? तुम्हारी हरकतें, खास तौर पर तुम्हारी आंखों से। शायद तुम्हें याद नहीं है कि तुमने दिन में सपने देखना कब शुरू किया। नहीं, मैं नहीं याद कर सकता। फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। तुम्हारे अखबार फेंकने की हरकत की वजह से मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ गया। तुमने आधा मिनट बैठकर शून्य में देखा। उसके बाद तुम्हारी आंखें तुम्हारे अभी हाल में बनवाई गई जनरल गॉर्डन की तस्वीर पर जा टिकी, और मैं तुम्हारे चेहरे पर आए बदलाव से समझ गया कि ख्यालों की गाड़ी रवाना हो चुकी है। लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं गई। तुम्हारी आंखें उसके बाद हेनरी वॉर्ड वीचर की बिना फ्रेम वाली आदमकद तस्वीर पर जा टिकी, जो तुम्हारी किताबों के ऊपर खड़ी थी। उसके बाद तुमने नजरें दीवार पर दौड़ाई, और तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। तुम सोच रहे थे कि अगर तस्वीर में फ्रेम लगा होता तो फोटो के नीचे की नंगी जगह ढक जाती और वहां लगी गार्डन की तस्वीर के हिसाब से हो जाती। तुमने मेरे बारे में बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। यहां तक तो मैं सही रास्ते पर था, लेकिन अब तुम्हारे ख्यालात वापस बीचर पर चले गए हैं। तुमने इतनी शिद्दत से आर पार देखा मानो तुम उनकी हाव भाव से उनकी शख्सियत को चेक कर रहे हो। इसके बाद तुम्हारा ध्यान तस्वीर की सिलवटों पर गया, लेकिन तुमने उसकी तरफ देखना जारी रखा और तुम्हारा चेहरा सोच में डूबा बना रहा। तुम बीचर की जिंदगी की घटनाओं को याद कर रहे थे। मैं इस बात को बखूबी जानता था कि जब तक तुम उनके कोल्ड वॉर के दौरान उत्तर की तरफ चलाए गए मिशन के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक तुम उनके बारे में सही जानकारी हासिल नहीं कर सकते थे। क्योंकि मुझे वो पल याद है जब उनका सामना बहुत से शैतान लोगों से हुआ, तो तुमने खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी। तुमने उसे इतनी मजबूती से महसूस किया कि मैं समझ गया कि तुम उस वारदात को याद किए बिना बीचर के बारे में नहीं सोच सकते। एक पल बाद जब मैंने देखा कि तुम्हारी आंखें तस्वीर से हट गई थीं, तो मुझे शक हुआ कि तुम्हारा मन अब कोल्ड वॉर की तरफ चला गया है। और जब मैंने देखा कि तुम्हारे होंठ शांत हैं, तब तुम्हारी आंखें चमक उठीं और तुम्हारे हाथ आपस में जुड़ गए। मेरा अंदाजा सही था कि तुम वाकई में उस वक्त वॉर के दौरान दोनों गुटों की तरफ से दिखाई गई बहादुरी के बारे में सोच रहे थे। लेकिन तभी एक बार फिर तुम्हारा मुंह लटक गया और तुमने अपने हाथ को झटका दिया। उस वक्त तुम लड़ाई के खतरनाक नतीजों और लाखों जिंदगियों के जाने के नुकसान पर सोच रहे थे। तभी तुम्हारा हाथ अपनी ही किसी पुराने घाव पर चला गया और तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। और मैंने देखा कि इंटरनेशनल सवालों को हल करने का वो बेतुका तरीका तुम्हारे मन पर हावी था। मैं इस पॉइंट पर तुमसे राजी था कि वो बेकार था, और ये जानकर खुश भी था कि मेरे सारे अंदाजे सही साबित हुए। पूरी तरह, मैंने कहा। और अब जबकि आपने इसे साफ कर दिया है, मैं मानता हूं कि मैं पहले जैसा अब भी हैरान हूं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो सब बिल्कुल साफ था, माय डियर वॉटसन। अगर तुम पिछले दिन मेरी बात पर शक ना करते, तो ये बात मैं तुम्हारे ध्यान में कभी ना लाता। लेकिन ये शाम अपने साथ ठंडी हवा लेकर आई है। अब लंदन की सैर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं भी इस तंग कमरे में बैठे बैठे थक गया हूँ, इसलिए तुम्हारे प्रपोजल को खुशी खुशी मंजूर करता हूँ, क्योंकि हम 3 घंटे तक साथ साथ जिंदगी की कठिन परेशानियों में भटकते रहे हैं, और अब जब हमारी मुसीबतें थोड़ी कम हुई हैं, हम फ्लेट स्ट्रीट और स्टैंड की सैर कर सकते हैं। दस्तावेजों को बारीकी से जांचने के साथ उसकी खास कम्युनिकेशन और लॉजिक ने मुझे खुश और मोहित कर लिया। हम 10 बजने से पहले ही बेकर स्ट्रीट दोबारा पहुंच गए। दरवाजे पर एक बग्गी हमारा इंतजार कर रही थी। मेरा अंदाजा है कि एक डॉक्टर साथी की बग्गी है, होम्स ने कहा। हालांकि इसे प्रैक्टिस करते ज्यादा वक्त नहीं हुआ,
लेकिन कामयाब दिखाई देता है। मैं खुश हूं कि हम सही वक्त पर वापस आ गए। मैं उनकी तर्क शक्ति को इसलिए समझता था क्योंकि मैं उनके साथ रहते रहते उनके तौर तरीकों को समझने लग गया था। बग्गी में रखे मेडिकल इक्विपमेंट ने उनके सामने अंदाजा लगाने का खाका खींच दिया था। हमारी ऊपरी खिड़की से आती रोशनी से हमें पता चल गया था कि ये मुलाकात जरूर ही हमारे साथ होने वाली थी। इतनी देर से हमारे यहाँ किसी डॉक्टर साथी के आने की वजह जानने की मेरी ख्वाहिश बढ़ गई। अपने कमरे में जाने के लिए मैं होम्स के पीछे चल पड़ा। हमारे पहुंचने पर आग के पास कुर्सी पर बैठा मुरझाए चेहरे और भूरी मूंछों वाला आदमी उठकर खड़ा हो गया। उसकी उम्र 33-34 साल से ज्यादा नहीं रही होगी, लेकिन उसकी मरियल और बीमार शख्सियत ने हमें ऐसी जिंदगी के बारे में बता दिया जिसने उसका जीवन रस निचोड़कर जवानी में ही उसे निस्तेज कर दिया। किसी शरीफ इंसान की तरह उसका बर्ताव थोड़ा शांत और शर्मीला था और फायरप्लेस के ऊपर बने ताक पर रखे उसके पतले गोले हाथों को देखने पर वो किसी सर्जन की बजाय कलाकार जैसा दिखाई दे रहा था। उसने काला फ्रॉक कोट, काला पैंट और रंगीन टाई पहनी हुई थी। नमस्कार डॉक्टर साहब, होम्स ने खुश होते हुए कहा। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आपको इंतजार करते कुछ मिनट से ज्यादा नहीं हुआ। तो क्या आपने मेरे ड्राइवर से बात की थी? नहीं, इसका अंदाजा मैंने मेज पर जलती मोमबत्ती को देखकर लगाया। प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाइए और मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पर्सी ट्रेवेलियन है, मेहमान ने कहा, और मैं 403 बुक स्ट्रीट में रहता हूँ। क्या आप कमजोर नर्वस सिस्टम मैनेजमेंट के राइटर तो नहीं हैं? मैंने पूछा। ये जानकर कि उसके काम के बारे में मुझे काफी जानकारी है, उसका मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। मैं अपनी कामयाबी के बारे में इतना कम सुनता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि वो मर चुकी है, उसने कहा। मेरे पब्लिशर्स ने मेरी किताब की बिक्री का बहुत डीमोटिवेटिंग रिजल्ट दिया है। मेरा अंदाजा है कि आप खुद एक डॉक्टर हैं। हाँ, आर्मी का एक रिटायर्ड सर्जन। मेरा अपना इंटरेस्ट भी हमेशा नाड़ी की बीमारी से जुड़ा ही रहा है। मैं उसमें ही स्पेशलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन ये असलियत है कि आदमी पहले वही लेता है जो उसे सबसे पहले हासिल होता है। बहरहाल मिस्टर शर्लक होम्स, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि आपका वक्त कितना कीमती है। सच्चाई यह है कि मेरे ब्रुक स्ट्रीट वाले घर में अभी हाल में कुछ ऐसी वारदातें हुई हैं जिन्होंने मुझे आपका मशवरा और मदद लेने के लिए मजबूर कर दिया। शर्लक होम्स ने बैठकर अपनी पाइप सुलगा ली। दोनों के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, उन्होंने कहा। प्लीज आप मुझे उन हालातों की पूरी जानकारी दीजिए जिन्होंने आपको परेशान कर दिया है। डॉक्टर ट्रेवेलियन ने कहा कि एक दो घटनाएं तो इतनी मामूली हैं कि उनको बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। मामला बेहद कठिन है और अभी हाल में उसने जो मोड़ लिया है वो बहुत ही भयानक है। मैं आपके सामने सारे मामले को खोल के रखता हूँ और आप खुद फैसला कीजिए कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। मैं अपनी बात अपने कॉलेज के दिनों से शुरू करने के लिए मजबूर हूँ। शायद आपको पता हो कि मैं लंदन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वक्त आप यही सोच रहे हैं कि मैं बेवजह अपनी तारीफों के पुल क्यों बांध रहा हूँ। मेरी स्टूडेंट लाइफ को मेरे प्रोफेसर बहुत अच्छा मानते थे। ग्रेजुएशन पास करने के बाद मुझे किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में छोटा पर काफी काम मिल गया था और मैंने खुद को खोज के काम के लिए सौंप दिया था। मैं अपने शोध से मिर्गी रोग की लेबोरेटरी तक पहुंचने में कामयाब रहा और आखिरकार मेरे शोध के लिए मुझे ब्रूस पिंकर्टन अवार्ड और सर्टिफिकेट हासिल हुआ। लोग उस फील्ड में मेरे सुनहरे फ्यूचर की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थी। आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि एक स्पेशलिस्ट जिसका टारगेट इतना ज्यादा ऊंचा हो, वो कैवेंडिश स्क्वायर की दर्जनों गलियों में एक दुकान लेने के लिए भटका, लेकिन दुकान का किराया और उसकी रख रखाव के खर्च का बोझ नहीं उठा सका। इसके अलावा उसके पास शुरुआती फैसिलिटी के लिए एक तांगा और एक घोड़ा होना भी जरूरी था। ये सब करना मेरी पहुंच से बाहर था, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी मेहनत से मैं 10 सालों में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पैसा इकट्ठा कर लूंगा और एक दिन अपने नाम के बोर्ड के साथ क्लिनिक खोल लूंगा। तभी अचानक एक दिन अजीब घटना ने मेरे सामने नई उम्मीदों के रास्ते खोल दिए। ये उम्मीद थी जनाब ब्लेसिंगटन से मेरी मुलाकात।
जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। एक दिन सुबह वो मेरे कमरे में आए और फौरन कारोबार की बात करने लगे। तुम वही पर्सी ट्रेविलियन हो ना, जिसने हाल ही में अपनी काबिलियत से इतना बड़ा अवार्ड हासिल किया है? उन्होंने कहा। मैंने उनके सवाल का सिर झुकाकर जवाब दिया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बेझिझक होकर मुझे सारी बात बताओ, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियां हैं जो एक होशियार आदमी को कामयाब बनाती हैं। क्या तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है? उसके इस सवाल से मैं हैरान था। मेरे चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे मेरा हिस्सा मिलने का भरोसा होना चाहिए, उसने कहा। कोई बुरी आदत? खुलकर बताओ कि शराब तो नहीं पीते हो। सचमुच नहीं पीता जनाब, मैंने कहा। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये पूछने के लिए मजबूर था, इतनी सारी खूबियों के बावजूद तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? मैंने अपने कंधे उचकाए। बोलो बोलो, खुश होते हुए उन्होंने कहा। अगर मैं तुमसे ब्रुक स्ट्रीट में काम शुरू करने के लिए कहूं तो तुम क्या कहोगे? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। अरे, ये हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, उसने कहा। मैं तुम्हें खुलकर बताता हूं, अगर ये तुम्हें फायदेमंद लगे तो इसमें मेरा भी फायदा होगा। मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ £1000 है। अगर तुम राजी हो तो मैं उसे तुम्हारे ऊपर खर्च कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन क्यों? मैंने पूछा। ये भी ठीक है, ये एक तरह की अटकल है। ये अटकलबाजी बहुत महफूज है। फिर मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं घर लूंगा, उसका साजो सामान जुटाऊंगा, नौकरों को तनख्वाह दूंगा और सारी जगह की देखभाल करूंगा। तुम्हें कुल मिलाकर अपनी पोशाक पहनकर क्लिनिक में बैठना है। मैं तुम्हें तुम्हारा जेब खर्च और दूसरी जरूरी चीजें दूंगा। इसके बाद दिन भर की आमदनी का 75% हिस्सा तुम मुझे दोगे और बाकी 25% अपने पास रखोगे। मिस्टर होम्स, ऐसी अजीब ऑफर के साथ ब्लेसिंगटन नाम के उस आदमी ने मुझसे कांटेक्ट किया था। मोल भाव और लेन देन का ब्यौरा देकर मैं आपको थकाना नहीं चाहता हूँ। अगले दिन मैंने उसके घर जाकर उसकी बताई गई शर्तों पर काम करना शुरू कर दिया। वो खुद मेरे साथ उसी मकान में एडमिट पेशेंट की तरह रहने लगा। ऐसा लगता है कि उसका दिल कमज़ोर था और उसे लगातार मेडिकल देखरेख की ज़रूरत थी। उसने पहली मंजिल के 2 सबसे बढ़िया कमरों को वेटिंग रूम और एक कमरे को अपने बेडरूम के मुताबिक बदल दिया। उसे सिंगल रहना पसंद था, इसलिए वो लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था और कभी कभार ही बाहर जाता था। वैसे तो उसकी ज़िंदगी बहुत इर्रेगुलर थी, लेकिन एक मामले में वो बहुत रेगुलर था। वो रोज़ शाम को तय वक्त पर क्लिनिक में मेरे पास आता, हिसाब किताब देखता, मेरी कमाई गई हर एक गिन्नी के बदले 53 पेंस मेरे लिए छोड़कर बाकी अमाउंट अपने कमरे में ले जाकर संदूक में डाल देता था। मैं इस बात को पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, उसे अपने अंदाजे पर कभी अफसोस नहीं हुआ था। पहले ही दिन से मेरा काम चल पड़ा। अस्पताल में अपनी कामयाबी के चलते जो नाम और इज्जत मैंने कमाई थी, वो मुझे बड़ी जल्दी आगे ले गई और पिछले 5 सालों के दौरान मैंने उसे अमीर बना दिया। मिस्टर होम्स, यही था मेरे अतीत का इतिहास और ब्लेसिंगटन के साथ मेरे रिश्तों की कहानी। दोस्तों, कहानी अब भी जारी है। इसका अगला भाग सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करते चलें, ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।